मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज बहुत ही खुश भी हूँ। तो मेरी दुआ है कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब वैसे तो हर दिन की कोई ना कोई खासियत होती है, ख़ास बात होती है और उससे कुछ ना कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें वाबस्ता ज़रूर होती हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास है। वैसे तो लाहौर न्यूज़ की सालगिरह भी आने वाली है जो हम आपके साथ मिलकर जनाब अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन आज का दिन इसलिए ख़ास है कि 2 साल पहले मैंने आज के दिन यानी कि 4 जनवरी से ही जागो लाहौर शुरू किया था और इसका जो खूबसूरत सा सफ़र था उसका मैंने आगाज़ किया था। और आज इस सफ़र को जनाब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुझे जागो लाहौर करते हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि लाहौरियों के तमाम तर जितने भी मसाइल हैं ना उनको आला हुक्काम तक पहुंचाया जाए, ना सिर्फ आवाम की आवाज़ बना जाए बल्कि उनके तमाम दुखों का मदावा भी किया जाए। और मुझसे पहले जिन्होंने भी इस सफ़र का आगाज़ किया था उन्होंने बाखूबी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाई थी। लेकिन इस सफ़र की जनाब किसी भी सफ़र की यही खूबसूरती होती है कि मुसाफिर तो बदलते जाते हैं लेकिन सफ़र जारी और सारी रहता ही है। और जागो लाहौर ने जनाब 1800 से ज़ायद जो अपनी एपिसोड्स हैं वो अब मुकम्मल कर ली हैं और मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है और फ़ख्र भी है कि जनाब इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह जागो लाहौर को आवाम में बहुत पजीराई भी मिली है और रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के साथ और लोगों की तरफ से जो मोहब्बत भरे पैगामात हमें वसूल होते हैं ना, जिससे हमारा हौसला मज़ीद और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा अच्छा काम करने का हमें दिल भी अब करता है। तो जनाब आज मुझे जागो लाहौर करते हुए 2 साल मुकम्मल हो गया, मतलब मेरी बर्थडे है तो मैं यही कहूँगी। तो जनाब आज भी वैसा ही है, बहुत कुछ मुझे जागो लाहौर से जनाब सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखी हैं। मेरी लाइफ का जो डायमेंशन थी जनाब वो 360 एंगल के साथ चेंज हो गई थी जब मैंने प्रोग्राम अपना शुरू किया था। तो पहले मैं ऐसी नहीं थी जो मैं अब आपको नज़र आ रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली मैंने ख़ुद भी अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी के अंदर देखी है कि जब आपको कोई नई चीज़ करने को मिलती है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है तो जनाब आपको उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा कि आपको अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो जनाब इसलिए नई अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने चाहिए और जब आप रिस्क लेते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर लाग कर रहे हैं या आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप ज़िंदगी में रिस्क ले सकते हैं, कोई नई चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने भी जनाब एक रिस्क लिया अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग में आने के लिए और अब वो चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जागो लाहौर को आगे लेकर जाते हुए। हमारा और आपका साथ बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन गुज़रा है और इंशाल्लाह आने वाले जो साल हैं वो भी इसी तरह मेरा और आपका साथ यूं ही बरकरार रहेगा और आने वाले सालों में भी जनाब हम एक दूसरे को यूं ही आगे लेकर चलते जाएंगे। और खुशकिस्मत हैं हम कि ज़िंदगी हमें इतने अच्छे अच्छे मौके देती है और उन मौक़ों को जनाब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके उनके ऊपर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, तभी ज़िंदगी हसीन गुजरती है। जनाब मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ मुस्कुराते हुए किया करें और ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना तो चेहरे पर एक मुस्कान से जाना सीखना चाहिए हमें। जनाब आपकी मुस्कुराहट ना कितनी मुतासर कुन हो सकती है ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों की सेहत कितनी है, क्योंकि जितने सेहतमंद और साफ़ आपके दांत होंगे उतनी ही अच्छी मुस्कुराहट होगी आपकी। और वैसे भी हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, और हकीकत भी यही है कि सेहतमंद दांत ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत होते हैं। और दांत अच्छे ना हो तो आप कुदरत की पैदा करता बहुत सी नेमतों से महरूम हो जाते हैं। और सेहत से मुतल्लिक आम परेशानियों में दांतों का ख़राब होना, जैसे कि दांतों में पस पड़ जाना, कैविटी या अकल दाढ़ में दर्द होना, खाने पीने में तवाज़ुन ना रखना, खाना सही तरीके से ना चबाना और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ़ ना करना कैविटी और दांतों में पस पड़ने जैसे मसाइल की वजह बनता है। और इन मसाइल की वजूहात क्या होती हैं
इनका हल कैसे किया जा सकता है, और इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा मसूद हैं, जनाब डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर ज़हरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ज़हरा, आज दांतों के हवाले से बात करेंगे कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे दांतों में, कि पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, या अक्ल दाढ़ जब निकल रही होती है तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या वजह है मतलब अक्ल दाढ़ से शुरू कर लेते हैं, जो वो निकल रही है क्यों इतनी ज़्यादा दर्द होती है? अच्छा, दर्द हमेशा ना, देखें, हमारे जॉस के अंदर, जबड़े के अंदर 32 दांत ऊपर नीचे 32 दांतों ने पूरा आना होता है। हाँ। जब उनको स्पेस नहीं मिल रही होती, जगह नहीं मिल रही होती निकलने के लिए, तो वो जाहिर है वो करेंगे। जितना जबड़ा बड़ा होता है ना, उतनी जो अकल दाढ़ है ना, बड़ी आसानी के साथ और बगैर दर्द के साथ निकल आती है। अच्छा। और जब जबड़ा छोटा होता है तो वो जब उसको नीचे से पीछे से स्पेस नहीं मिल रही होती ना बाहर निकलने के लिए, तो वो बार बार हिट करता है, साथ वाली दाढ़ को हिट करता है। तो वो जो उनकी नस है वो आपस में कनेक्टेड होती है। हाँ। मतलब जो नस पीछे जा रही है वो इधर जा रही है, तो वो बार बार फिर वो जब दर्द होती है ना, तो वो फिर अकल आ जाती है। और जितने साल तक उसको मतलब 17 साल से ये शुरू हो जाता है निकलने। तो अगर तो स्पेस है जबड़े में तो वो विद इन 1 ईयर जो है वो निकल आते हैं। लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है तो वो हर साल आपको तंग कर रहा होता है, हर साल थोड़ा जगह दर्द करती है, जगह बनाता रहता है। तो वो इस तरह फिर वो दर्द का जो है वो सिलसिला वो उसमें रहता है। अच्छा, इसकी दर्द से बचने के लिए यही है कि जब भी जो बच्चे होते हैं, यूजुअली यूनिवर्सिटी लाइफ में ये सारा सिलसिला स्टार्ट होता है, तो इसका ना एक ओपीजी करा लें, मतलब एक्सरे करा लें। अच्छा, तो डेंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि इसने फ्यूचर में सीधा निकलना है कि नहीं निकलना। अगर तो फ्यूचर में सीधा उसने निकलना है दाढ़ ने, विजडम्स ने, तो फिर तो ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैप हम थोड़ा सा वाइड ओपन कर देते हैं और आसानी के साथ दांत निकल आता है। लेकिन अगर डेंटिस्ट को पता चल जाता है कि इसने फ्यूचर में कभी भी सीधा नहीं निकलना और उसने अपनी टेढ़ा ही रहना है, तो वो फिर उसकी अर्ली एक्सट्रैक्शन जो है वो कर दी जाती है। लेकिन इसको विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ क्यों कर रहा था? क्योंकि उसकी एज, उसकी जो इरप्शन की एज है ना, वो है जब हम बड़े हो चुके होते हैं। मतलब हम एडल्ट, जो हमारी एडल्ट ईयर है वो दैट इज़ 18 ईयर्स, जिसमें हमारे जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह भी बन जाता है। फिर शादी की भी जो है वो लॉज जो हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव है। तो इसलिए अब चूंकि उसकी एज ऐसी है तो इसलिए उसको अकल कहते हैं। अदरवाइज इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि हम लोग कहते हैं अच्छा तुम्हारी अकल दाढ़ निकल गई है, तुमने उसको निकलवा दिया, तुम्हारी अकल निकल गई। होती नहीं है। अच्छा, हाँ, बाय नेचुरल उनकी होती नहीं है विजडम्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो वो बच जाते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स बच जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इसकी जब पेन होती है, पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत से लोग इसको निकलवा देते हैं, तो उसका कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, इसका कोई भी मसला नहीं है, 1% भी कोई इश्यू नहीं है। अगर इसकी एक्सट्रैक्शन हो जाए ना तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जो बीच में एक दर्द होती रहती है, उसके भी दर्द से निजात के लिए भी 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि जितना हम नमक वाले पानी का गरारे उस टाइम पे करते हैं ना, क्योंकि यूजुअली जो इसकी दर्द है ना वो हाई जो टेंशन वाले डेज होते हैं ना उसमें होती है। जैसे एग्जाम्स हैं, कोई इंटरव्यू है, और इस एज में वैसे ही जो 18-20 साल में एग्जाम्स ही होते हैं बच्चों के, तो अक्सर ये एग्जाम्स में ही दर्द करना शुरू कर देती है। तो वो ये है कि घर में नमक तो सबके पास होता है, पानी के अंदर नमक डालें, नमक के गरारे करें, तो वो इससे काफ़ी पीछे सूदेंगे। इसका ज़रा इफेक्ट बहुत अच्छा आता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है नमक वाले पानी का गरारे करने के साथ। तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक सेटल हो सकती है। साथ पेन मुझे तो अपना वो याद आ गया है टाइम कि जब मेरी अकल दाढ़ निकली थी, मेरे साथ क्या हुआ था। ओह माय गॉड, मुझे भी याद है, मेरी बहुत पेनफुल वो टाइम जो है ना, बहुत पेनफुल टाइम था। मैं तो कहती हूँ किसी के साथ ही वो टाइम ना आए, बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि बच्चों के टेढ़े दांत बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मतलब मैं जितने भी बच्चे आजकल देखे उनके टेढ़े दांत ही हैं। इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, इसकी जो टॉप ऑफ द लाइन जो इसकी रीज़न है दैट इज़ जेनेटिक्स। यानी 90% जो बच्चों के दांत टेढ़े हो रहे हैं ना वो होते हैं, वो उसकी रीज़न जो है वो जेनेटिक्स आती है। जेनेटिक में क्या आता है, या फादर साइड से जिनके दांत टेढ़े होते हैं, या मदर साइड से जिनके दांत टेढ़े होते हैं, या उनकी जो बिल्कुल क्लोज सिबलिंग्स हैं, जैसे फुप्पो हो गई, चचा हो गए, दादो नानो, मतलब जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, जो आपके ब्लड जीन्स वाले रिलेशंस हैं, अगर इनमें ये दांत टेढ़े होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी दांत जो है ना वो टेढ़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो ये होगी। सेकंड रीज़न ये है कि जो बच्चे बचपन में ज़्यादा देर तक पैसिफायर्स यूज़ करते हैं, बॉटल फीडिंग करते हैं, थम सकिंग करते हैं, मतलब जैसे पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई वो उसमें ममानियत नहीं है,
लेकिन सिर्फ 2.5-3 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं जो 6 साल के हो जाते हैं, 7 साल के होते हैं, फिर भी वो फीडर से दूध पी रहे होते हैं, फिर भी वो पैसिफायर उनके मुंह में होता है, फिर भी थंब सकिंग कर रहे होते हैं। मतलब ऐसी सारी हैबिट जिसमें कंटिन्यूस आगे प्रेशर रहता है ना, फोर्स रहती है, तो इन सारी हैबिट्स में भी जो है बड़ी चांसेस होते हैं कि बच्चों के दांत टेढ़े हो जाए। तीसरा बड़ा मसला ये है कि जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं, और मुंह खोल के वही बच्चे सोते हैं जिनको या तो नाक से सांस नहीं आ रहा होता, जिनको साइनसिस का इशू होता है या एडेनॉइड्स का इशू होता है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सांस ले सकते नाक से, तो वो इनडायरेक्टली फिर मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ज़रा पेरेंट्स को बड़ा विजिलेंट होके नोट करना चाहिए अपने बच्चों की आदतें कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो वो मुंह खोल के तो नहीं टीवी देख रहा है, क्यों वो मुंह खोल के, इसको बार बार रिमाइंड करवाएं कि मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, क्योंकि जब सारा टाइम बच्चे का मुंह खुला रहेगा, ऐसे करके मुंह खोल के बैठा रहेगा, तो वो फिर आगे से दांत ऊंचे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक रीज़न ये होती है। फिर एक रीज़न ये होती है कि जो दूध वाले दांत हैं वो जल्दी जब बचपन में गिर जाते हैं ना, यानी 6 साल तक तो रहने चाहिए दूध के दांत, और ऑनवर्ड्स 6 से 12 साल तक जो उसकी एज है दूध वाले दांतों की। लेकिन जो दांत जिसने गिरना है 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में, और वो 3 या 4 साल की उम्र में ही गिर गया है, तो जाहिर है उसकी जगह जो है वो दूसरा दांत ले लेगा। इस तरह दांतों की सारी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो फिर दांत ऊंचे और हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। और एक बड़ा मसला ये है कि आजकल बच्चों के जबड़े बहुत छोटे हैं। ये डेवलपमेंट, यहाँ से डेवलपमेंट बच्चों की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब जो डाइटरी पैटर्न्स हैं वो बड़े सॉफ्ट है ना आजकल, बच्चे अब हार्ड फूड नहीं लेते, ना गन्ना चबाते हैं, ना छली खाते हैं, ना वो एप्पल, कैरेट, इस तरह की जो हार्ड फूड है वो लेते नहीं है। उसके बरक्स नूडल्स खा लिए, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह खा लिया, तो बड़ी सॉफ्ट डाइट में रहते हैं। तो वो जो चबाने वाला अमल है वो ज़रा बच्चों में अब बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से बच्चों के जॉज बड़े छोटे हैं, आगे से मुंह भी बड़ा छोटा होता है, पीछे से ये भी बड़ा, जबड़ा भी बड़ा छोटा होता है, तो वो फिर आगे जो दांत हैं उनको जगह ही नहीं मिलती है अपनी प्रॉपर अपनी जगह पे निकलने के लिए ना। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से टेढ़े हो जाते हैं दांत। तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? मतलब अगर ये सारी वजूहात हैं, बहुत से लोग फिर ब्रेसेस की तरफ जाते हैं कि ब्रेसेस लगवा के उनको, लेकिन वो भी एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है बच्चों के लिए, तो इसका ट्रीटमेंट फिर क्या आ जाता है? अच्छा, पूरी दुनिया में ब्रेसेस ही है, इसका ब्रेसेस ही है। अच्छा, ब्रेसेस में ये है कि बड़ी जिद्दत आ चुकी है। अच्छा। पहले जो हमारे ज़मानों के ब्रेसेस होते थे, ये मेटल ब्रेसेस इन्हें कहते थे, मतलब जो आम कन्वेंशनल तारों वाला सिस्टम जिसे कहते हैं कि दांतों के ऊपर तारें लग जाती हैं, ब्रैकेट सिस्टम, ये होता है फिक्स ऑप्शन में। मतलब 2 तरह के ब्रेसेस हैं इस वक्त डेंटिस्ट के पास। एक तो हो गया फिक्स, जिसे पेशेंट उतार नहीं सकता, सही, उस डेंटिस्ट ने ही उसको लगाना है, डेंटिस्ट ने ही उसको उतारना है, और वो रिस्ट्रिक्टेड है, हर माह जो है उसने डेंटिस्ट के पास ही जाके बाउंड हो जाता है ना पेशेंट उसके साथ। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है वो हमारी जॉब नेचर ऐसी है या कुछ ऐसी है, हम ये मेटल अफोर्ड नहीं कर सकते दांतों के ऊपर नज़र आए, तो उनके लिए एक फिक्स में ये ऑप्शन भी है, सिरेमिक ब्रेसेस। अच्छा। ये भी फिक्स्ड होते हैं, इसको भी पेशेंट खुद नहीं उतार सकता, चढ़ा सकता, लेकिन ये नज़र नहीं आते, तो ये इनविजिबल फिक्स ब्रेसेस में ऑप्शन आती है। यानी वो विजिबल फिक्स ब्रेसेस है, ये इनविजिबल फिक्स ब्रेसेस है क्योंकि ये नज़र नहीं आते। हाँ। फिर एक तीसरी ऑप्शन है ब्रेसेस में, दैट इज़ अलाइनर्स। ये भी ब्रेसेस हैं लेकिन ये रिमूवेबल ब्रेसेस है। ठीक है, इनको ये बिल्कुल प्लास्टिक की ट्रे होती है, इनविजिबल। ठीक है, तो जब आप दांत पे इसको पहनते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कि आपने दांत के ऊपर कुछ पहना हुआ है। अब जैसे मैंने एक पेशेंट की ये ट्रे पकड़ी हुई है, पेशेंट जो मेरे पास आए थे तो उनके दांत ऐसे टेढ़े थे, ये नज़र भी आ रहे होंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत है, टेढ़े मेढ़े दांत है। ठीक है, उसके बाद अब जब वो पेशेंट पहनेंगे ये ट्रे पूरा साल, इनको पूरा साल पहनना होता है, मैं थोड़ा इसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आखिर में आके उनके दांत बिल्कुल सीधे हो जाएंगे जैसे ये ट्रे में हो गए। ठीक है, अच्छा, उसका ये है कि ये इस तरह जब आता है पेशेंट डेंटिस्ट के पास तो हम एवेल्यूएट करते हैं कि ये जो केस है पेशेंट का, ये फिक्स के साथ ट्रीट होना ज़रूरी है कि रिमूवेबल ब्रेसेस जो ये अलाइनर्स है इनके साथ भी ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, तो नॉर्मली 90% जो केसेस है ना ये रिमूवेबल अलाइनर्स के साथ जो है ना वो ट्रीट हो जाते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें करना क्या होता है कि जब पेशेंट सबसे पहले आता है हमारे पास, हम पेशेंट की हिस्ट्री ले लेते हैं सारी,
और पेशेंट के मुंह का साइज ले देते हैं, फिर हम ऐसी ट्रे बना देते हैं। अब ये ट्रे सीक्वेंस में होती है, जैसे ये नंबर 1 ट्रे है वो यहाँ पर होगी, पेशेंट ने इसको 15 डेज तक पहनना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में दूसरी ट्रे पहननी होती है, नेक्स्ट 15 डेज में तीसरी ट्रे पहननी होती है। इस तरह जब वो पूरा अपना सीक्वेंस कंप्लीट करता है ना, बाय द एंड जब वो अपनी आखिरी ट्रे पे आता है तो उसके दांत बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, जैसे उनको हमने 3D ट्रीटमेंट में फर्स्ट टाइम में दिखाए होते हैं। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी ये बात भी है कि पेशेंट को जो हम एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में भी दिखा सकते हैं। यानी अगर आप मेरे पास आई हैं, आपका साल के बाद आपके दांत कैसे लगेंगे मैं आपको फर्स्ट डे में ही दिखा दूंगी, आपको 3D ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, क्योंकि ये टोटल कंप्यूटराइज्ड है, इसमें मैनुअल वर्किंग नहीं है, ये पूरा डिजिटल सॉफ्टवेयर के जरिए बनता है और वो सारी जो ट्रेज हैं वो डिजिटल सॉफ्टवेयर के जरिए जो है ना बनाई जाती हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, पेन कंपैरेटिवली बहुत लेस है, क्योंकि जो तारों वाला सिस्टम है उसमें पेन ज़्यादा होती है, आप सही तरीके से खा भी नहीं सकते हैं, ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेटल ब्रेसेस के अंदर तो बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शन, आप डायरेक्ट बाइट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप बाइट करोगे तो वो ब्रैकेट टूट जाती है, ब्रैकेट टूट जाए। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, इसको आप रिमूव करें ट्रे को, अपने दांतों से जो मर्जी खाए पिए, तो ये सबसे इसकी बेस्ट बात है। तीसरी इसकी बेस्ट बात ये है कि आपको डेंटिस्ट के पास जो है मंथली विजिट्स के लिए नहीं आना पड़ता है, आपको सिर्फ पहले मंथ के अंदर ये बॉक्स दे दिया जाता है और उसके बाद आप रिमोटली जो पूरा इसका ट्रीटमेंट है अपने घर से आप कर रहे होते हैं। बस आपको मतलब डेंटिस्ट के साथ इन टच ओनली थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू होते हैं, आपको आना नहीं पड़ता। और चौथी सबसे अच्छी बात ये है कि आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं उसमें, तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू। और आजकल जो सिचुएशन है ट्रैफिक की, छोटा सा जो काम होता है उसके पीछे जो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है, तो आजकल के लिहाज से जो है ना अलाइनर्स इस तरफ ही आ रहे हैं कि वो अलाइनर्स, ज़्यादातर लोग जो है ना अलाइनर्स, क्योंकि देखें पेशेंट को तो नहीं पता कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छा है, डॉक्टर जो गाइड करेगा पेशेंट ने वही करवाना है। अब डॉक्टर को पहले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एक चीज़ को गाइड करेगा। अब हम पिछले 20 साल से जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पूरे इसकी सारी स्टडी किया, रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है कि बगैर रिसर्च के हमने एक जो है वो प्रोडक्ट है उसको अपने पेशेंट्स पे वो यूज़ कराते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि इसका 100% रिजल्ट है, पेशेंट हमारे पास आया उसके दांत बिल्कुल इस तरह सीधे हो जाएंगे, तो फिर उसी तरह फिर हम अपने पेशेंट को जो है वो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसको अपने दांत सीधे चाहिए। अब डेंटिस्ट ने किस तरह दांत सीधे करने हैं ये तो फिर डेंटिस्ट की उसके ऊपर है ना कि वो किस तरह लेके चलता है। अच्छा, लेकिन हम जब ये वाले ब्रेसेस लगवाने जाते थे तो मैंने देखा कि अगर दांत टेढ़े होते हैं तो पहले डॉक्टर्स देखते हैं, उनकी पूरी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर कोई ऊपर नीचे दांत है या आगे निकला है पीछे निकला तो उनको निकाल देते हैं, फिर ऊपर ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो क्या अलाइनर्स के साथ भी ऐसा ही है? अलाइनर्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर बहुत जगह टाइट है ना, अच्छा इसमें सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं थोड़ी सी स्ट्रिपिंग करने की, दांत की ना स्ट्रिपिंग कर दी जाए, थोड़ी थोड़ी हर दांत की स्ट्रिपिंग कर दी जाए। मतलब हर दांत की यूजुअली मतलब नीचे है मतलब अगर नीचे हमें कुछ रिक्वायर्ड है स्पेस, लेट्स सपोज 3 mm की स्पेस रिक्वायर्ड है या 4 mm की स्पेस रिक्वायर्ड है, तो थोड़ी थोड़ी हम ना स्ट्रिपिंग कर देंगे और इस तरह जगह बना देंगे कि वो नए आने वाले दांतों में ना वो उसकी जगह ले ले। लेकिन अगर हमें लगता है कि स्ट्रिपिंग से मसला हल नहीं होगा तो फिर हम दांत निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। यूजुअली जो है वो ज़्यादातर केसेस स्ट्रिपिंग के साथ ना ठीक हो जाते हैं। अच्छा, पर ये एनालिसिस के बाद ही जब हम सॉफ्टवेयर में जब पेशेंट का इंप्रेशन डालते हैं ना तो वो एनालिसिस में निकल जाता है कि अब हमने इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है या फिर इसकी स्ट्रिपिंग से इसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि वो क्राउडिंग हुई इसलिए होती है क्योंकि उसके पास जगह नहीं होती और वो आगे पीछे जो है दांत निकल आते हैं। तो ये जनाब उन लोगों के लिए हल निकाल लिया है हमने कि अलाइनर्स आप लगा सकते हैं और आपको ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर ज़रा जैसे मैं बात की थी कि कैविटी लग जाती है, पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है दांतों में, तो इसकी क्या रीजंस हैं और इसके हवाले से क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, दांतों की ये सारी कैविटी का समझने के लिए ना एक बात समझ लें कि इनामल जो है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे दांत की, जो हमें नज़र आ रहा होता है वाइट पार्ट, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसकी हमने हर सूरत हिफाजत करनी है। अगर ये लेयर इनामल लेयर डैमेज हो जाती है और वो डैमेज जो है वो प्रोग्रेस कर जाता है अंदर वाली लेयर्स के अंदर, तो फिर वो ज़ाहिर दांत वीक होकर टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उसको कैविटी कहते हैं हम। जब भी आप अपने मुंह में ऐसी कोई चीज़ देखें, आपको लग रहा है कि मेरा दांत का रंग चेंज हो रहा है, ब्लैक हो रहा है रंग या ब्राउन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये वीक होकर टूट रहा है, कुछ कर रहा है, तो ज़रूर
इनिशियली डेंटिस्ट के पास आ जाए। Okay. उसकी सबसे जो है आपको फ़ायदा ये होगा कि फिलिंग इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है। फिलिंग में तो कोई इशू नहीं होता। आप इनिशियली आते हैं डॉक्टर के पास, फिलिंग आसान होती है। लेकिन अगर आप फिलिंग वाली स्टेज पे नहीं आते हैं और आप कहते हैं कि चलो ठीक है कीड़ा लग रहा है तो लगता रहे और हम एक ही दफ़ा जाएंगे जब हमें दर्द होगी, तो वो फिर एडवांस स्टेज आ जाती है। वो मतलब कि आपका जो कीड़ा है वो बहुत दांत के अंदर चला गया हुआ है ना, तो वो एक एडवांस वो उसमें आ जाता है। तो उस स्टेज तक ना अपने आने दें, दर्द का इंतज़ार ना करें। जब आपको लगे कि दांत के अंदर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान को पता तो चल जाता है कि उसके दांत के अंदर कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ब्लैक हो रहा है, इसका रंग चेंज हो रहा है, तो वो उसको इनिशियली ट्रीट कराना चाहिए। अच्छा, अब ये कि मैं अपना मॉडल तो नहीं लेके आई, लेकिन मैं मॉडल पे एक्सप्लेन करती तो बहुत अच्छा पता चल जाता है कि जब तक कैविटी इनामल में रहती है ना फर्स्ट लेयर के अंदर, तब तक हमें कोई दर्द नहीं होता। तब तक सिर्फ रंग चेंज होता है, दांत का रंग चेंज हो जाता है, या वो ब्राउन हो जाता है, या वो ब्लैक हो जाता है, या वो वाइट हो जाता है, एक्स्ट्रा वाइट हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब वहाँ से कीड़ा अंदर वाली लेयर में जाता है, जो सेकंड लेयर में जाता है, तो फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। एकदम कुछ ठंडा लग गया, गर्म लग गया, खजूर खा रहे हैं खजूर लगी, चॉकलेट खा रहे हैं चॉकलेट लगी, मतलब मीठा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन वहाँ से भी जब अंदर पल तक, जो अंदर तीसरी लेयर है, वहाँ पर जब कीड़ा चल जाता है तो फिर दर्द शुरू हो जाती है। फिर ऐसी दर्द होती है कि आपको तहज्जुद के टाइम पे भी उठाती है। फिर कोई मेडिसिन भी काम नहीं आती है, इतनी सख्त दर्द होती है, लेनी पड़ती है। इसका यही है जनाब कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट किया करें हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद। एटलीस्ट आप जाके अपने दांतों की सेहत को चेक करवाएं। जिस तरह आप अपनी ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखते हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, इस तरह आप अपनी दांतों की सेहत का भी ख्याल रखें ताकि कोई प्रॉब्लम्स, ओरल प्रॉब्लम्स ना हो सके। हमारे साथ डॉक्टर ज़ारा मसूद मौजूद थी, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और ओरल प्रॉब्लम के हवाले से हम बात करते हैं कि दांतों की सेहत को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब, दौरे हाज़िर की अगर बात की जाए ना, तो आज के दौर में भी जो मनशियात है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में काम हो रहा है। और एक अलमिया की सूरत में जनाब हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि मनशियात ने ना सिर्फ नौजवान नस्ल की ज़िंदगी मफलूज बना रखी है, बल्कि उन्हें अपने हल्का अहबाब और मुआशरे की जिम्मेदारियों से भी दूर कर रखा है। और ये नौजवान आज अपनी ज़िंदगी की कदर करने के बजाय उसे बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मनशियात और जराइम की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 15 से 64 साल की उम्र के करीबन 35 करोड़ अफराद मनशियात के तबाहकुन नताइज से मुतासर रहे हैं। और इस होशरुबा रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में योमिया 700 अफराद मनशियात के इस्तेमाल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि 90 लाख अफराद मनशियात के आदी और सिर्फ 30,000 से भी कम अफराद को इलाज की सहूलत मैसर आती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेहत याबी के ख्वाहिशमंद 9.37% दीगर अफराद को मुफ्त इलाज मैसर ही नहीं है। और मनशियात से सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं वो 13 से 25 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। और मज़ीद खौफनाक अमर ये है कि उनमें 50% नौजवान लड़कियां शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं। और पंजाब के 55 और दीगर सूबों के 45% अफराद नशे के आदी हैं। और इस तादाद में सालाना 5 लाख अफराद का इजाफा होता है। और अलमिया ये है कि 2022 में भी लाहौर की सड़कों, बागों और फुटपाथों पर नशे के इस्तेमाल और उसकी फ़रोख्त में कोई कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। नए साल की खुशियाँ आहों और सिसकियों में बदल गई हैं। और माह दिसंबर में भी हमने देखा कि दर्जनों नशे के आदी जो अफराद थे वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। और साल 2022 में लाहौर की सड़कों पर 500 से ज़ायद अफराद की लाशें मिली और बेनाम वो लाशें हमें मिली हैं। तो नौजवान लड़के और लड़कियां नशे से गिरे पड़े हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी है। सिर्फ दावों और ज़बानी जमा खर्च पर ज़रूर काम होता जा रहा है।
2023 में नशे के क्या इस्तेमाल की क्या सूरत हाल होगी, कोई इकदाम उठाए जाएंगे इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं उठाए जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब मौजूद है, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, 2022 में मुनशियात की क्या सूरत हाल रही? मतलब मैंने तो बड़े खौफनाक सारी ये डिटेल्स बताई हैं और जितने भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने बड़े खौफनाक है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। और अभी ये 2023 की शुरुआत है, ये पहला हफ्ता है। 2022 बड़ा क्रिटिकल साल रहा है ड्रग्स के हवाले से, ड्रग्स के इस्तेमाल और सप्लाई के हवाले से। ओके, पहले तो हमें ये ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए बात कि इस्तेमाल और सप्लाई आपस में चोली दामन का साथ है। अगर इस्तेमाल हो रहा है तो सप्लाई जारी है। हाँ जी। ना इस्तेमाल में कमी हुई, ना सप्लाई लाइन में कट कोई कमी वाक़ हो, ना उसको कट लगाया गया। उसमें बहुत से मौक़ात हैं। 2022 हमारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। और ड्रग्स का तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मसला था जिस पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। आपने अभी बात की ज़बानी जमा खर्च, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, 100%। एक मीटिंग कर लेने से, 2 मीटिंग कर लेने से, मीडिया में हाईलाइट करने से क्या फ़र्क पड़ता है जब तक आप अमली तौर पर उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते? अमली काम तो ये होता, अभी आपने UNODC की जो रिपोर्ट बताई है ये बड़ी कम है। अच्छा, इससे हैरानकुन नताइज हैं सामने हैं। अगर हमने काम किया होता तो आज लाहौर की सड़कों पे 120 मकामात जो हैं उनमें कमी वाक़या होती, नौजवान उस जगह पे आके नशा ना करते। वो कोई भी नहीं हमारे पास ऐसी पॉलिसी थी, ना प्लानिंग थी। मैं तो कभी खुद परेशान होता हूँ कि इतने लोगों को, हुक्मरानों को, एक साहिब इक़्तिदार को, अच्छा, जो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो ही डर उनके अंदर डर और खौफ है, स्वाय अपने किस चीज का डर और खौफ है? क्या कौम के बारे में नहीं सोच रहे? नौजवान नस्ल है, कौम के बारे में कौन सोचे? अभी ये 2023 जो साल है ना, हाँ। मैं ये भी अभी बता देता हूँ, इसमें भी ड्रग्स के बारे में किसी ने कोई तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम। मुझे ये बताएं कि जिस घर में बच्चों को खाने के लिए मुंह में नवाला नहीं होगा, बाहर उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या वो क्या करेगा? वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होगा। वो आपके सामने गलत संगत में बैठेगा, गलत लोगों में बैठेगा। मैं एक बात ओपन कहता हूँ, हम ना एक खौल हमारे ऊपर है, मसनूई खौल है। हम चाहे वो बड़े लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास के, हमारे अंदर एक हमने ऊपर अपने ना खौल चढ़ाया हुआ है। वो खौल से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे अंदर डर भी है, खौफ भी है कि अगर हमने ये कुछ चीज़ बेहतरी किसी के लिए की, कोई बेहतरी ना हो जाए हमारे लिए। हाँ, ऐसे ही है। हर चीज़, जितने भी माशरे में मसाइल हैं, आपके घरेलू मसाइल हैं, बिजली का मसला, पानी का मसला, जॉब का मसला, खाने पीने का मसला, सारे रिलेट करते हैं ड्रग्स के साथ। ये आप बिल्कुल आपकी जो ज़हन से निकाल दें कि ये ड्रग के साथ रिलेट नहीं करते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होंगे। जब आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, जब आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं, जब आप अपने बच्चों के लिए कोई लेके नहीं आएंगे कुछ, ये वो सारी चीज़ें हमने कोई तवज्जो नहीं दी। ये 2023 इलेक्शन का साल, इसमें भी कोई ड्रग्स पे तवज्जो नहीं होगी। और मामला ये है कि अगर आप एक शहर में, एक ज़िले में, एक डिवीज़न में, एक सूबे में आप एक बेड का इजाफा नहीं कर सके ड्रग एडिक्ट्स के लिए, तो फिर कौन सी हमारी पॉलिसी होगी? हमें शॉर्ट टर्म चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ तवज्जो कोई नहीं देनी चाहिए। मैं अभी आपके प्रोग्राम की वजह से खुद ही बता देता हूँ, मैं 1 महीना पहले मुझे कोई चाहने वाला या चाहने वाली, वो मुझे CM हाउस ले गए। अच्छा। मैंने A से लेके Z तक हर बंदे को ब्रीफ किया ड्रग्स के बारे में 2-2, 3-3 बार कि सर लॉन्ग टर्म छोड़े, शॉर्ट टर्म के आए। शॉर्ट टर्म चीज़ें क्या है हमने जो करनी है? अभी आपका जो ड्रग एडिक्ट्स है, 18 साल से कम उम्र के अफराद की रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनको कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उसके लिए बेफॉर्म या उसके वालिद के शनाख्ती कार्ड के जरिए उसका एडमिशन करवाएं।
आप उसके एडमिशन के दुरानियों को बढ़ाएं। आपने जो 15 दिन सिर्फ इसका ट्रीटमेंट पीरियड रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें दुरानी आप 6 वीक का करें। उसके बाद खवातीन के लिए हमारे पास कोई एक भी ट्रीटमेंट सेंटर नहीं, एक बेड नहीं है जहां हम खवातीन को लेके जाएं। उसके लिए आप प्लानिंग करें। आप तालीमी इदारों के लिए एक अच्छी एक मरबूत जामे पॉलिसी अगर आप नहीं देख कर सकते, हमने आपको चीजें बताई, आप उस पर अमल करें, उस पे अमल दरामद करें। आप अगर वो हमारी चीजों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके जो एक्सपर्ट माहिरीन है उनको लेके आए सामने, ताकि काम तो आगे बढ़े। क्या मुझे ये बताएं कोई काम नजर आया? कोई काम नहीं। साल में कितने प्रोग्राम आपने किए? बहुत सारे। कई बार आपने बातें की, कई बार न्यूज पे प्रोग्राम आए, कोई किसी ने भी कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। नहीं तो आपकी जो मीटिंग हुई उसमें कोई नताइज नहीं सामने? नताइज तो ये है कि एकदम सियासी अदम इस्तेकाम शुरू हो जाता है। अच्छा। अपनी भागदौड़ शुरू हो जाती है। मैं तो कई बार कहता हूँ सर जी, आप एक सड़क ना बनाएं, एक गली के लिए फंड एलोकेट करें, आप एक डेवलपमेंट के लिए फंड को रोक दें, आप ड्रग्स के लिए कोई हॉस्पिटल बना दें, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दें। कितने हॉस्पिटल हैं यहाँ पे? लाहौर में एक हॉस्पिटल जिसकी हम मिसाल देते हैं, वो भी जिसने शुरू किया, जिसने बनाया, या जिसने कैंपेन स्टार्ट करके, हम तो उसको दुआएं देंगे, हमारा भी उसमें हिस्सा है। लेकिन एक ही चीज को हम दावे करके वो पता नहीं किस तरह वो शोर डाल के थक गए हैं कि जनाब एक ही हॉस्पिटल है, उसमें 100 बेड है, लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, 10,000 के करीब सड़कों पे है, 5 से 6 लाख घरों के अंदर लोग नशा कर रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे? सहूलियात है वहाँ पर हॉस्पिटल में? मैंने तो कहा कि अगर 15 दिन का इलाज करते हैं तो क्या बंदा ठीक होता है? 15 दिन में तो विड्रॉल का पीरियड जो है वो मुश्किल से मुकम्मल होता है। अच्छा। हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ ठीक है आप अपनी पॉलिसी दें, हम उसको लेके आगे चलते हैं। जब आपके पास भी पॉलिसी नहीं है तो फिर जो हमारी चीज़ है उसको आप अप्लाई करें। जब आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए तैयार है। आप तो इस मसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। आप ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट अदारों को आपस में बिठाएं एक टेबल पे, एक अथॉरिटी बना दें जो ड्रग के हवाले से काम करे। अथॉरिटी बना दें, उसका महकमा बना दें, जो मर्जी बना दें, जितने मर्जी अफराद को भर्ती कर लें। अच्छा। मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, जो मर्जी कर ले। सर काम तो शुरू करें। काम ही नहीं शुरू होगा तो फिर फायदा इस चीज का? कोई काम नहीं, कोई। तो क्या आपको क्या लगता है 2023 नया साल आ गया लेकिन वही पुरानी रविश? अभी आपने ये जो रिपोर्ट में 500 अफराद बताए हैं, ये 500 से भी ज्यादा हैं 2022 में। अच्छा। अभी मैं जनवरी के 2nd वीक में जो रिपोर्ट जारी करूंगा, लाहौर की सड़कों पे 5000 अफराद की हमने कैलकुलेशन की है जो ड्रग एडिक्ट है। एक जो एडिक्ट है वो 5 से 6 इंजेक्शन लगाता है, 5 इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के और 1 इंजेक्शन पानी में मिक्स करके हीरोइन का इस्तेमाल करता है। अच्छा। आप 5 इंजेक्शन को 5000 ज़रब दे दें, 25 से 30 हजार इंजेक्शन लाहौर की सड़कों पे बिकते हैं। तो इंजेक्शन बनाने वाले, इंजेक्शन बेचने वाले और इंजेक्शन को कंट्रोल करने वाले वो कहाँ हैं इस वक्त? मुझे बताएं। बेचने वाले मजे में हैं, बनाने वाले मजे में हैं और कंट्रोल करने वाले खामोश हैं। ये वो चीजें हैं। अभी तो मैंने आपकी आइस की बात नहीं कर रहा, अभी हीरोइन की बात नहीं कर रहा, अभी आपको LSD एस्ट्री टैबलेट जो है, वो जो पिल्स हैं जो पार्टी फार्म हाउसेज में होती हैं, अच्छा, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अभी तो वो चीजें हैं। अभी तो न्यू ईयर गुजरा है, वहाँ पे कितनी ज्यादा मनशियात का इस्तेमाल किया होगा। वो छोड़ दे लाहौर, जो न्यू ईयर में जो हिडन पार्टी थी, हमने एक एडवाइजरी जारी जो हर साल करते हैं, इस साल भी जारी की है। अच्छा। कि वालिदैन अपने बच्चों पे खुसूसी नज़र रखें। लेकिन बहुत सी जगहों पे जो पार्टीज़ की वीडियोज़ आई हैं, हर जगह पे नाच गाना मस्ती और ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है बेदर्दी के साथ, बेदरेक किया लोगों ने। मतलब इतना इजाफा होता जा रहा है, मतलब वालिदैन को भी समझ नहीं आती है कि अपने बच्चों के ऊपर कोई इंस्पेक्शन करनी है, कोई मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। वालिदैन को तो पता उस वक्त चलता है जब बच्चा जो है बिल्कुल पीक पे आ जाता है और फिर एडिक्शन में आप अपनी होशो हवास को खो देते हैं। मैंने तो वो ऐसे नौजवानों को देखा है जो अपने वालिदैन को गिरबान पकड़ते हैं, सामने न माँ का न वालिद का लिहाज, कोई तमीज़ ख़त्म हो जाती नशे में। तो वालिदैन बेचारे क्या करें। मेरी तो अक्सर एडवाइस होती है वालिदैन को, जब वालिदैन मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप अगर आपका बच्चा या बच्ची एडिक्ट है,
आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करें, आप उनके साथ प्यार के साथ बात करें, क्योंकि वो नशे की वजह से बात ऐसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं, ये ऐसे माहौल में आ जाते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा। वो सिर्फ नशे के लिए आपसे पैसे मांगेंगे, आप जब पैसे नहीं देंगे मज़ामत करेंगे, उसके बाद घर से चीज़ें चुराएंगे, रिश्तेदारों से पैसे लेंगे, रिलेटिव से पैसे लेंगे कि जी मैंने नशा करना है। जब वो चीज़ें आप उसकी पूरी नहीं करेंगे तो यकीनन घर में लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई होती है। तो फिर क्या ऑप्शन क्या है फिर माँ बाप ऑप्शन के इसके लिए ये है कि वालिदैन को चाहिए कि जो स्टार्ट पे जो प्रिवेंशन के टेक्निक्स हैं, एक पेरेंटिंग स्किल है उनके अंदर होनी चाहिए। जब वो पेरेंटिंग स्किल नहीं है आपके अंदर, यानी बच्चा स्टार्ट पे बच्चों की तरबियत ऐसी करे। अब देखिए, आप बच्चे को ये बताते हैं कि जी हमने गाड़ी में बैठना है तो सर नहीं निकालना बाहर, अगर हमने गर्दन निकाली तो नुकसान होगा। बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाती है। जब आप बच्चे को बार बार रिपीट करेंगे, बताएंगे। अब देखिए, माँ बच्चे को 2 साल के बच्चे को ये मोबाइल दे देती है कि वो बच्चा वीडियो देखे। मुझे वो मोबाइल की बात ऐप का नहीं पता, जो बच्चे को पता है। हाँ, ऐसे वो बिल्कुल बनाते हैं सारा। जब आप बच्चों को स्टार्ट पे अर्ली एजुकेशन जो है, अर्ली प्रिवेंशन जो है, बच्चों को ये बताएंगे ये ड्रग्स बुरी है, ये स्मोकिंग बुरी है, इससे ये नुकसानात होते हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बच्चों के अंदर वो जो नेगेटिविटी है वो कम, पॉजिटिविटी ज़्यादा। बच्चे माँ बाप की बातों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, अब तो सिर्फ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं, स्कूल में भी ये ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैंने वहाँ के बच्चों को देखा है, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो ए लेवल ओ लेवल के बच्चे, और ख़ासकर जो अभी आपने एज का जिक्र किया था, जो पाकिस्तान में UNODC की जो 2013 का सर्वे था, उसमें बताया गया था कि 25 साल 24 साल से लेके 40 साल जो प्राइम एंड गोल्डन एज है। लेकिन अब थोड़ा सा और पीछे आ जाए, अब 13 साल 14 साल का बच्चा, एग्जैक्टली, जो मुख्तलिफ जो पैचेज़ हैं, निकोटीन पैचेज़ हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक वेव या वाइब जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और ई सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ड्रग्स की तरफ आपको लेके जाती है एज ए फ़न, शौकिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। उसमें जो मेजर रोल है वो तालीमी इदारों का है, तालीमी इदारों के सरबराहों का है। वो अभी तक तालीमी इदारों के जो सरबराह हैं वो खामोश हैं। वो खामोश नहीं है, वो सिर्फ अपने अदारे की इज्जत को बचाने के लिए या अपने अदारे का नाम को बदनामी से बचाने के लिए, ख़राब होने के लिए वो चीज़ों को दबा देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आपके तालीमी इदारे के अंदर, हॉस्टल के अंदर, तालीमी इदारे के अंदर, क्लासरूम में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप उसको कंट्रोल करें, उसके लिए राब्ता करते हैं हमसे। अच्छा, लेकिन वो फिर भी डरते हैं कि यार किसी का ये हमारे इदारे का बदनाम ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वालिदैन करो। हमने इस सिलसिले में, मैंने 1 महीना पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया था। अच्छा। एक कानून लेके आना चाह रहा था मैं भी। मैंने मेंबरान असेंबली के साथ मुशावरत की कि तालीमी इदारे के सरबराह जो है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, उनको क्या कहते हैं इसमें लेके, अभी मैंने पिछले वीक गवर्नर पंजाब को इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी है। अच्छा। और मैंने उन्हें कहा है कि आप वाइस चांसलर जितने भी हैं उनको एक कॉल करें। अभी जनवरी के 2nd वीक में उन्होंने मुझे बताया है कि एक हमारी जो जनरल वाइस चांसलर की मीटिंग होगी, उसमें ड्रग मेन एजेंडा है। और वो जो हमारी जो मुख्तलिफ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, खासकर स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नॉन टीचिंग स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हॉस्टल के अंदर जो प्रोग्राम है, वो उनको उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए उन्होंने मुझको वादा किया है कि इंशाल्लाह हम इस पे काम ज़रूर करेंगे आगे बढ़कर। अच्छी बात है। फिर अच्छा, अगर ये इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाता है तो बहुत अच्छा कदम होगा कि गवर्नमेंट उठाने जा रही है। अच्छा, पिछले कुछ अर्से में हमने इस पे एक प्रोग्राम भी किया था जुल्फ़िकार साहब के, जितने भी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर एक सर्वे किया जाएगा कि उसमें कितने बच्चे जो है मनशियात के आदी हैं। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर वो उसके ऊपर कुछ अमल दरामद हुआ। मुझे याद है गालबन ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन फेडरल जो है, उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कोई अमल दरामद, किसी ने रिपोर्ट कौन देगा, मुझे ये पता है कौन देगा। उसमें रिपोर्ट में यही था ना कि आप अपने तालीमी इदारे के अंदर रैंडमली सर्वे करें, रैंडमली बच्चों को चेक करें, उनका टेस्ट करें, उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब करें, और नॉन टीचिंग स्टाफ की कितने लोग जो हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं, बल्कि बाद यूनिवर्सिटी वाले तो मुझे पूछते रहे कि ये क्या है। मैंने उन्हें बताया कि आप इस सिलसिले में काम करें, लेकिन वो काम नहीं हो सका। इनिशिएटिव के ऊपर कोई काम नहीं।
कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यही तो बात है कि हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो वो एट द एंड खत्म हो ये जाते हैं, तो फिर फायदा सस्टेनेबल चीजें ही नहीं हम लोग कर रहे हैं। ये एक ना मीडिया ही इस वक्त है जो इस वक्त इसको आवाज़ को थोड़ा सा अपने वक्त में थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको आगे बढ़ाता है, ये बताता है। लेकिन अगर आप जो काम करने वाले हैं वो तो मामलात ही आपको पता है रोज़ाना पल पल चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से वो अटेंशन जितनी है वो दूसरे मामलात में चली जाती है। कसूर उनका भी नहीं है, मैं उनको भी नहीं कसूरवार ठहराता, इसलिए कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है। वो नहीं है। अगर एक टेबल है उसके ऊपर आपके पास 50 फाइलें हैं, 50 मसाइल की फाइलें हैं, आपने अदर मसाइल को पहले, और जो ड्रग्स का इशू है इसको आपने 35-36 नंबर पे लेके आना है। लेकिन ये अहम है, इशू इम्पॉर्टेंट है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मामला जो है ना वो आपके सामने है कि ड्रग बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लोग सड़कों पे हैं, कोई किसी को कहने। अच्छा, हम खुद लोग बड़े बेहिस होते हैं, मुझे नहीं समझ, हम गुजरने वाले बड़े बेहिस होते हैं। गाड़ियों वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो शीशे ऊपर कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि किसी का बच्चा, किसी की बेटी, किसी की बहन जो है वो सड़क के ऊपर नशा कर रही है। नहीं, हमारे अंदर खुद अपने अंदर बेहिसी बहुत ज़्यादा आ गई। हम अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दें तो माइट भी कि कोई ना कोई इकदाम उठाए जा सकते। वो डर और खौफ है ना, हाँ। वो डर और खौफ का जो खौल है वो हम नहीं उससे निकाल सकेंगे। ठीक है जी। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि हर दफ़ा जब भी हमें मनशियात के हवाले से कुछ चीज़ें जानने चाहिए होती हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो सर हमारे साथ ताउन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप अपने हवाले से और अपनी तरफ से जनाब इक़दामात उठाने की कोशिश करते हैं। हम भी और सर भी अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब बड़े स्केल पर इस हवाले से काम और इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं कि महंगाई आज कहाँ तक पहुँची है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज महंगाई की? आज बिल्कुल सबसे पहले आटे की बात करते हैं, क्योंकि आटा हर घर की जरूरत है और आटे की कीमतें जो हैं वो संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। नए साल के साथ आवाम को नया तोहफा ये मिला है कि चक्की आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया और इस वक्त मार्केट में आटा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है फरोख्त किया जा रहा है। 140 रुपए से कीमत बढ़ाकर 145 रुपए फी किलो कर दी गई है चक्की आटे की, जबकि जो फ्लोर मिल्स की निजी गंदम का आटा है 15 किलो के थैले में आता है, उसकी कीमत भी 125 से 130 रुपए तक शहरियों से वसूल की जा रही है। और जो सरकार की सब्सिडी का आटा है वो शहरियों को जो है लंबी लाइनों में लगने के बाद भी नहीं मिलता, क्योंकि महदूद सप्लाई की वजह से मुतअद्दिद खरीदार जो हैं वो रह जाते हैं। और आटे की सूरत हाल के ऊपर जो है वो शहरी खासे जो है वो परेशान है, क्योंकि आटे की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा होता जा रहा है। और ब्रायलर जो है उसकी कीमतें भी जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आज ब्रायलर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ब्रायलर दस्तूर जो है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मार्केट में जो ब्रायलर की कीमत सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है वो 524 रुपए फी किलो, यानी कि 525 रुपए फी किलो ब्रायलर की कीमत कर दी गई है। अंडे 274 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि हर हंडिया का लाजमी जो प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमत के हवाले से बात की जाए तो प्याज जो है वो 200 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ रहा है। इस वक्त मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज जो है 240 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का जो प्याज है वो 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए तक जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 390 से 400 रुपए फी किलो तक, अदरक जो है वो 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है कि अगर सस्ती से सस्ती सब्जी भी खरीदी जाए तो उसमें हरे मसाले जो हैं वो तो लाजमी तौर पर डाले जाएंगे, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है, तो इनकी कीमतें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई हैं। मौसमी सब्जियों के हवाले से कीमतों पर बात की जाए तो आलू मार्केट में जो इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है वो 50 रुपए फी किलो तक है, टिंडे फार्मी 80 रुपए फी किलो तक, मेथी 80 रुपए फी किलो तक, इसी तरह जो करेले हैं वो 160 रुपए फी किलो तक, पालक देसी जो है वो 60 रुपए फी किलो, जबकि पालक फार्मी जो है वो 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 50 रुपए, फूल गोभी 50 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 100 रुपए फी किलो में शहरियों को फरोख्त की जा रही है। मटर जो है वो 90 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो दर्जा दोम और दर्जा सोम के मिक्स मटर हैं वो 70 से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। गाजर चाइना 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सबसे ज्यादा
जो शहरियों को परेशानी का जो उसमें आटे की कीमतें ठीक है जी, आज भी वही पुरानी कहानी है जनाब। नया साल तो शुरू हो चुका है लेकिन महंगाई की वही पुरानी कहानी है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। आज तो आटे की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के। एक ही शय थी बाअंदाज़े दिगर मांगी थी, मैंने बिनाई नहीं तुझसे नज़र मांगी थी। नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी आंखें दुनिया की रोशनी नहीं देखती, जो छू तो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते। चाहे वो खुद पर या अपने प्यारों पर आने वाली मुसीबत, परेशानी या मुश्किल हो या फिर कोई खुशी, वो देख नहीं सकते। नाज़रीन, आज नाबीना अफराद पर हम बात करेंगे और जनाब, कागज़ पर उभरा हुआ हर नक्श नाबीना अफराद के लिए कोई ना कोई मायने ज़रूर रखता है और वो उंगलियों से उसको छू कर उसे पढ़ सकते हैं और ये तहरीर ब्रेल कहलाती है। और 4 जनवरी को ब्रेल का आलमी दिन मनाया जाता है। हर्फ़ शनासी का ये तरीका पेरिस के एक स्कूल में एक नाबीना लुइस ब्रेल ने 1834 में ईजाद किया था और ये एक लैंग्वेज है। लुइस ब्रेल वो शख्स था जिसने नाबीना अफराद की तालीम के लिए एक ख़ास और आसान ज़ुबान ब्रेल लैंग्वेज ईजाद की थी। और ब्रेल लैंग्वेज का आलमी दिन हर साल 4 जनवरी को पूरी दुनिया में लुइस ब्रेल की सालगिरह के मौका पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में ही पैदा हुआ था और 3 साल की उम्र में एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और फ्रांस में एक इदारे जो कि नाबीना बच्चों को तालीम देने के लिए बनाया गया था, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में उन्होंने दाखिला लिया और तजुर्बे करते रहे और जिद्दोजहद करते रहे। और लुइस ब्रेल ने कागज़ पर उभरे हुए नक्शों की शक्ल में एक अलामती सेट तैयार किया उस वक्त और उन उभरे हुए नुक्तों को उंगलियों के पोटों की मदद से आसानी से महसूस किया जाता था। और उसने हरूफ तहज्जी, औकाफ के खतूत और रियाजी अलामात के अलावा 63 अलामात इजाद की थी। और यूं उसने कागज़ पर उभरे हुए नुक्तों से एक मुकम्मल ज़ुबान तैयार की और ख़ास नुक्तों की मदद से तैयार होने वाली ये ज़ुबान मुकम्मल अबलाग की हैसियत रखती है। तो आज ब्रेल लैंग्वेज नाबीना तालिब इल्मों की तालीम का एक तरीका या फाकी भी है। तो ये ज़ुबान होती क्या है, नाबीना अफराद के साथ साथ जो आम लोग हैं उनके लिए ये ज़ुबान सीखना क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन स्टूडियो है शाजिया अनवर है, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। शाजिया, आपको वेलकम कहती है। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच और आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा शाजिया, आज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है, यानी कि नाबीना अफराद की जो साइन लैंग्वेज है उसके हवाले से हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कैसे ये साइन लैंग्वेज ईजाद हुई, किसने, लुइस ब्रेल ने ये लैंग्वेज ईजाद की थी। तो आपने भी इस साइन लैंग्वेज को पढ़ा है और मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अबूर भी हासिल है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो क्या कहेंगी इस साइन लैंग्वेज के हवाले से, कितनी मुश्किल है ये साइन लैंग्वेज? जैसे कि आपने इतना जो है डिटेल्ड इंट्रो दे दिया है आज के डे के हवाले से, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी क्योंकि जब हम स्पेशल इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स को देखते हैं और जैसे जो ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड लो विजन के साथ होते हैं, तो उनकी स्टडी में उनको कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है कि वो भी एक आम इंसान की तरह रीड कर सकें, राइट कर सकें। तो उसके लिए इनके लिए ब्रेल जो है वो इसका आगाज़ हुआ था और ब्रेल जो है ये 6 डॉट्स पर मुश्तमिल होती है। अच्छा। और उसमें यह है कि 2 इंडेक्स फिंगर्स के साथ वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो उसको टच करते हैं और वो उसको टच करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जैसे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं ना, और उसमें जो ग्रेड 1 जिसको अनकॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं उसके अंदर ये होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, शॉर्ट हैंड के लिए एक इजी वे है कि अगर आप 3 इयर्स का स्टूडेंट है वो स्कूल में एनरोल होता है तो उसके लिए एक बेसिक ब्रेल जो सिखाना होती है वो आप उसको कह लें कि ग्रेड 1
अच्छा। उसको कहते हैं कि ये इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाती है, जिसमें आप सिंपली अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जो है बच्चे को ब्रेल सिखा रहे होते हैं ताकि वो उसको राइट कर सके एंड देन टच करके उसको रीड कर सके। और ठीक है। इसमें जो मोर एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग वो ग्रेड 2 यूज़ करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ग्रेड एक 2 में complex- क्या होगा फिर? ग्रेड 2 के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है जो कि कह लें कि वो जो मोर एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो उसको इन डिटेल जो है लेटर से वर्ड्स की तरफ कन्वर्ट करते हैं, अच्छा। तो वो मोर कम्प्लेक्स होती है ये। मतलब ग्रेड 1 में जिस तरह हम बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ABC इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो ग्रेड 1 में वो सारी चीज़ें बिल्कुल। वो लोग नुक्तों के जरिए जो है उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और 6 नुक्तों पर मुश्तमिल 6 नुक्तों पर ये मुश्तमिल होती ये है। लैंग्वेज है। बिल्कुल। क्या बात है। तो आपने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपको कैसा लगा कि कितनी मुश्किल है, और मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ये इतनी मुश्किल है, तो इसको इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है? नो डाउट, बट ये कि जो ब्रेल जो है हाँ। एज कम्पेयर टू साइन लैंग्वेज ये मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जैसे आपने लोइस ब्रेल के बारे में बताया कि वो एक एक्सीडेंटल कॉज की वजह से उसकी जो है वो नज़र जो है वो जाती रही, तो 9 इयर्स लगे थे उन्हें ब्रेल को करते हुए कि इसको कैसे जो है वो नाइट टाइम में जो है वो राइट कर सके। अच्छा। 9 इयर्स में उसने ब्रेल को जो है वो एक कंप्लीट फॉर्म में जो है वो उसको किया था। तो इसलिए ये कि अगर हम इसको प्री लेवल पे ही स्टार्ट कर दिया जाए इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो फिर वो इजी होता है कि बच्चा जब तक जो है वो स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो ब्रेल का यूज़ करते हुए राइट कर सके वर्ड्स को, एंड देन रीड करना तो फिर उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर तो इजी हो जाता है। अच्छा, राइट फिर जब वो करते हैं तो वो उसी से देखकर कर रहे होते हैं? राइट, क्योंकि वो उसको महसूस करके फील करके। हाँ। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लासरूम के अंदर एक सिनेरियो बिल्ड होता है कि टीचर जो है वो कोई भी लेटर एंड वर्ड जो है जब वो बोलती है तो बच्चा जो है वो उसको सुन के और वो ब्रेल के थ्रू जो है वो उसको वो टाइप करता है, ठीक है, ब्रेल टाइपराइटर के थ्रू, एंड देन फिर उसको वो टच करके जब रीड करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और देन टीचर जो है उसको गाइड करती है। अच्छा, अभी तक इसके 2 ग्रेड्स ही आए, ग्रेड 1 और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट एंड अनकॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। मतलब मोर जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है वो ग्रेड 2 में आ जाता है, कि बाकी आपको फिर सेंटेंस बनाना आ जाता है या बाकी जो चीज़ें आ जाती है वो फिर ग्रेड 2 में आपको। बिल्कुल, ग्रेड 2 में। क्या उसमें क्या एज का भी डिपेंड करता है कि कौन सी एज में है? बिल्कुल, एज डिपेंड करती है। जैसे जो ग्रेड 1 है ये आप समझ लें कि प्री टू अगर हम बच्चे को सेकेंडरी लेवल तक लेके चलते हैं। अच्छा। प्री क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम अगर जो मैंने इसके बारे में स्टडी भी किया है उसमें ये है कि अगर क्लास 1 to क्लास 5 तक बच्चे को ग्रेड 1 पे इतना फोकस्ड किया जाए तो वो इजी जो लर्नर जो है वो उसकी लर्निंग इजीली हो जाती है, और देन उसको हम ग्रेड 2 पे लेके जाते हैं। लेकिन जैसे कि एक आम नॉर्मल इंसान की तरह हर क्लास में एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पर उनको मोर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए फिर उनको मोर हम 2 और 3 इयर्स तक बच्चे को ग्रेड 1 में ही रखते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो ब्रेल एक्सपर्ट भी बन जाए। अच्छा, ऐसा है। सही। तो उसके बाद फिर जो है सेकंड ग्रेड पर जाना पड़ता है? फिर देन सेकंड ग्रेड पे ऐसा है कि जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स वगैरह उसमें उसकी इतनी ग्रिप हो जाती है और फिर वो जितना एक्सपीरियंस्ड होता जाता है ब्रेल को यूज़ करते हुए, तो वो इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ उसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन वो ग्रेड 2 में, बट ग्रेड 2 में ज़्यादातर वो लोग भी आ जाते हैं जो प्रोफेशनली इस पे काम कर रहे होते हैं, जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के अंदर जो कंटेंट होता है, इनकी बुक्स ब्रेल के अंदर होती हैं, पूरा कंटेंट, तो उसके चैप्टर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो वो ग्रेड 2 के जितने वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तो वो वर्ड्स से सेंटेंसेस की तरफ एंड देन पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो ब्लाइंड्स के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, जाके वो पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जो हमारी टीचर्स होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, तो क्या उन्हें भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है और वो एक्सपर्ट होते हैं? बिल्कुल, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो ये है कि वो इस पे अगर सपोज मास्टर्स करके आते हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर, या BS करते हैं वो इन स्पेशल एजुकेशन, तो उसके अंदर जो है एक हमारा स्पेशलाइज्ड
जो है एक डिसेबिलिटी में करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। जैसे मोस्ट कॉमन जो 4 डिसेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो 13 डिसेबिलिटीज़ हैं, बट पाकिस्तान के अंदर 4 डिसेबिलिटी है। ओके। तो उसके अंदर जैसे जिसका जो इंटरेस्ट होता है, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो थियोरेटिकल चीज़ों को वो पढ़ते हैं पहले। इसके साथ साथ मैं नहीं समझती कि अगर मैंने 4 इयर्स अपनी एजुकेशन ली है और मैं एक्सपर्ट हो गई और मैं बच्चों को बहुत इजीली टीच कर सकती हूँ, जब तक मैं उस स्किल की एक ट्रेनिंग नहीं लूँगी और उसको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर यूज़ नहीं करूँगी, तब तक मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो फुलफिल नहीं होगी। एग्जैक्टली तब तक आपको पता ही नहीं होगा है ना कि आपने किस तरह वो रोड मैप के ऊपर चलना है या बच्चों को चलाना है उसके ऊपर। ऐसा ही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जो एक्सपर्ट वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उन्होंने किस तरह बच्चों को लेकर चलना है। बिल्कुल। और इसमें ये है कि जब भी जो इनका ब्रेल पेपर होता है, उसके अंदर वो 2 वर्टिकल रोज होती हैं और वो 3 डॉट्स के ऊपर होती हैं, और वो जो 3 डॉट्स होते हैं वो जैसे हम कह लें कि उसके अंदर एक्सेंट मार्क्स आ जाते हैं, हमारी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमने स्पेस देनी होती है, तो वो इजी वे होता है। क्योंकि जो 6 डॉट है, 6 डॉट एक इट्स अ कंप्लीट वर्ड। अच्छा। जबकि 3 वर्ड्स जो है वो लेटर्स होते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं, के है, के के साथ मैंने 6 डॉट ब्रेल में जब करूंगी तो वो उसकी शेप बनेगी एल। ओके ओके। ठीक है, तो आप जब 6 डॉट के साथ करेंगे तो वो एक प्रॉपर वर्ड भी बनेगा, जबकि 3 डॉट्स जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, वो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। सही, ठीक है। तो उसके लिए टीचर ट्रेंड होगी तो देन स्टूडेंट को वो ट्रेंड करेगी। बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि अगर टीचर उस पर एक ग्रिप हासिल कर लेती है, देन वो बच्चों को वैसे ही वो उसी प्रैक्टिस में लेके आती है, तो देन वो उसको एक कह लें कि 100% बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या घर पर जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं शाज़िया, वो घर पर क्या ये सीख सकते हैं ब्रेल लैंग्वेज? कोई ऐसी चीज़ें जो हमें मार्केट से मिल जाएं और उसके थ्रू हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और ख़ुद भी सीख सकें? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल ब्रेल बुक्स आ चुकी हैं। अच्छा, हम वो उन इंस्ट्रक्शनल बुक्स को परचेज़ करें। उसके बाद अब इतने सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जो ब्रेल हमारे पास टाइपराइटर होता है, हम उसको अपने सिस्टम के साथ एक स्पेशल केबल के साथ एक स्टैंडर्डाइज जो एक सॉफ्टवेयर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो भी आप टाइप कर रहे होते हो घर में बैठे हम उस इंस्ट्रक्शन बुक के थ्रू उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम ब्रेल के उन रूल्स को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा। और ये बहुत ईजी है कि अगर आप उसको उसके जितने भी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, और मैं नहीं समझती कि आज के दौर में कोई भी लैंग्वेज या कोई भी स्किल सीखना को इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो कि इजीली हम घर बैठे सीख सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से भी मैं कहूँगी कि ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा इन टच हूँ। मतलब इनकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ कनेक्ट रहना। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ इन टच में हैं, कनेक्शन में हैं, तो ख़ास तौर पर जो ये ब्लाइंड लोग हैं, इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो बाहर निकलते हैं या फिर अगर जब इंस्टीट्यूट में आते हैं तो तब? इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले सोसाइटी ही जो है जस्ट ये टैग कर देती है, देखो एक अंधा जा रहा है, ये एक नबीना है, तो हम उसकी जो कह लें कि एक पहचान है वो उसकी डिसेबिलिटी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो वहीं से जो है वो उनके कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट हो जाते हैं, बैरियर्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होती। इस तरह के 60% जिस इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया, 60% ऐसे स्टूडेंट एनरोल्ड हुए जिनके पेरेंट्स जब आए पता चला कि उनका बच्चा विद डिसेबिलिटी है, सेपरेशंस हो गई, डाइवोर्स हो गई, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाहर निकाल दिया, मतलब इस तरह के मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा। इसके अलावा जब बच्चा जो है वो एजुकेशन की फील्ड में आता है,
नो डाउट उसके अंदर उसको स्टडी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब देखिए अगर वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में गया है जहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड ब्रेल इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, तो वो कैसे बच्चे को राइट करना सिखा सकता है। बच्चा देख नहीं रहा, बच्चा सुन रहा है। हाँ। अब वो सुन के उसकी मेमोरी इस कदर वो शॉर्ट मेमोरी होती है कि अगर वो 2-3 मिनट्स कह लें 5 मिनट के लिए आप उसके साथ बात करेंगे और आफ्टर 1 आवर या आफ्टर हाफ एन आवर आप बात करेंगे, उसमें से वो 10% जो है वो उसकी मेमोरी में होगी वो बात, 90% वो भूल चुका होगा बच्चा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को राइटिंग सिखाई जाए। अब तो खैर टेप रिकॉर्डर्स भी हैं। अच्छा। वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। ओके। यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है। मेरी फ्रेंड ने ब्लाइंड पर्सन के साथ शादी भी की है और माशाल्लाह से उनके हस्बैंड PhD कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। बात है। तो मैंने देखा है कि उसमें उनकी फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़्यादा थी और उन्होंने जितने भी नेगेटिव वाइब्स आई, जितने भी बैरियर्स आए, उन्होंने उस चीज़ को कहा कि मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उन चीज़ों को बॉदर ही नहीं किया और माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं इस टाइम। मतलब ये इनिशिएटिव लेने की बात है, हिम्मत है कि आपने किस तरह किसी के साथ चलना है और उनको एक्सेप्ट करना है। हमारे माशरे में जब तक ये एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं बढ़ेगा ना, तब तक ये जो मसाइल हैं, जो बैरियर्स ये इन लोगों को सहने पड़ते हैं, इनका सफ़र करना पड़ता है इन तमाम तर चीज़ों से, तब तक ये ख़त्म नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर दिल से जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती है। जनाब हमारे साथ शाज़िया अनवर साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट मौजूद थी। शाज़िया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और वर्ल्ड ब्रेल डे आज मनाया जा रहा है, नाबीना लोगों के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें हमने डिस्कस की हैं और आगे ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि जनाब आप साइन लैंग्वेजेस को सीखते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। मज़ीद भी आर्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से ही हम बात करेंगे। जनाब अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें वो क्या बनाना सिखाएंगे। जी अलीना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं मग को डेकोर किस तरह किया जाता है, क्योंकि मग्स हमारे नॉर्मली बहुत फेवरेट होते हैं। अगर वो डैमेज हो जाए तो फेंकने को दिल भी नहीं करता और इसका फ़ायदा ये कि आप डेकोर करके अपने पास भी रख सकते हो। जैसे कि ये ब्लैक मग मैंने लिया है, ये देख कितना सिंपल है, एलिगेंट है, बट मैं इसको फिर भी डेकोर करूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अब इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ थ्रेड्स ये वाले, और इसमें कुछ सीशल्स होंगे इस तरह, आपकी पसंद जैसे मर्जी सीशल्स यूज़ करो, और कुछ बीड्स, ये छोटे छोटे बीड्स ये वाले, और कुछ डो के फ्लावर्स। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप इसकी बेस पे थ्रेड लगाओगे। इसके लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, और जब भी अगर कोई बच्चा ग्लू गन यूज़ कर रहा है तो बड़ों का पास होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, इससे हाथ आपका ख़राब भी हो सकता है। इसमें बेस लगा के इस तरह मैं 2 राउंड इसके कंप्लीट करूँगी। इस तरह से ये 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह थर्ड वाला भी हो गया, इसको इसके साथ ही अटैच करूँगी। ये अटैच करके कुछ ऐसा हो जाएगा, सारी जगह से अटैच हो गया। ये अभी इसकी क्यूट बेस बन गई। इसके बाद सेम इसी तरह इसके ऊपर भी मैं थ्रेड यूज़ करने वाली हूँ। इस साइड से थ्रेड कवर करूँगी बिल्कुल इसी तरह, ऐसे। चाहो तो इसकी 2 लेयर्स लगा सकते हैं, चाहे तो 3 लगा सकते हैं। थ्रेड भी आपकी पसंद का हो सकता है, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह बना सकते हो। इसी तरह थ्रेड से कवर करते जाना है, और इसमें मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगी, सिर्फ 2 लाइंस बना रही हूँ, क्योंकि इसके फिर मग का ये हैंडल वरना कवर हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए 2 लेयर्स होंगी इसकी, सिर्फ 2 लेयर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। और इसके बाद एक्स्ट्रा को मैं काट दूँगी सीजर्स के साथ, बिल्कुल इसके पास रख के। एक्स्ट्रा कट हो गया। अब ये वाला एरिया इसको भी इसके साथ जोड़ना है इस तरह। अब ये बिल्कुल इस तरह हो गया। जोड़ने के बाद सारे इसके राउंड्स कंप्लीट। अब सिर्फ डेकोर लास्ट रह गया, जो कि मैं इसके इस एरिया पे कर रही हूँ, हैंडल के बिल्कुल ऑपोजिट।
उसमें मैं सीशल्स यूज़ करूँगी 2, इस तरह। ये देखिए, इसमें यहाँ एक सीशल अटैच हो जाएगा और दूसरा सीशल मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ, बिल्कुल मग होल्डर के ऑपोजिट। और दरमियान में आप चाहो तो बीड्स लगा दो या कोई भी चीज़, तो मैं इसके दरमियान में ये सनफ्लावर फ्लावर यूज़ कर रही हूँ इस तरह। बिल्कुल इसके एरिया में थोड़ा सा इसको हटाकर इस तरह, और ये रेडी होने के बाद इस तरह हो जाएगा। ये मैं हटा देती हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये रेडी होने के बाद इस तरह हो जाएगा। इतना क्यूट लग रहा है ये इस टाइम। डेकोर हो कि आपके साइड टेबल पे पड़ा रहे या कहीं भी हो, ये अच्छा लगेगा। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मग, डेकोर हुआ मग, अपना फेवरेट मग बहुत पसंद आएगा और आप इसको ट्राई भी करोगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी। अलीना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।